अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानज़ादा। कल रात को इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर CDA के छापे और उसे सील करने के बाद तहरीक इंसाफ शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार कर रही है। सेक्रेटेरिएट के बाहर टेंट लगाकर कोर कमेटी का इजलास किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा CDA के ऑपरेशन को इंतकामी कार्रवाई करार देते हुए कह रहे हैं कि ये इकदाम इमरान खान की तरफ से मुल्क गिर एहतजाज की कॉल देने के ऐलान का रद्द-ए-अमल है, जबकि CDA का मौक़िफ़ है कि मज़कूरा प्लॉट सरताज अली नामी शख्स को अलॉट है। प्लॉट से मुल्हिका इरादी पर कब्जा करके बड़े पैमाने पर तजावुज़ात कायम की गई हैं। कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए एक इजाफी मंजिल भी तामीर की गई थी। मज़कूरा मालिक की तरफ से मुतअद्दिद दीगर खिलाफ वर्जियाँ भी की गई हैं। मज़कूरा प्लॉट के मालिक को मुतअद्दिद बार खबरदार करने के साथ साथ नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। बिल्डिंग कवानीन पर अमल दरामद कराने और तजावुज़ात के खात्मे के लिए ऑपरेशन अमल में लाया गया है, जबकि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि सेक्रेटेरिएट पर तजावुज़ात के हवाले से हमें कभी कोई नोटिस ही नहीं भेजा गया। तजावुज़ात थी तो हमें बताते, हम खुद उन्हें गिरा देते। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने कहा कि ये सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं, जिस पर वफाकी वज़ीर कानून आदम रज़ीद तारड़ ने जवाब दिया कि इजलास में आने से पहले मैंने चेयरमैन CDA से खुद बात की और पूछा कि ऐसी नौबत क्यों आई, तो उन्होंने बताया कि ये सिलसिला 4 साल से चल रहा था, नोटिस भेजे जा रहे थे और ये कानूनी अमल है। आप ताकत से सियासत नहीं कर सकते हैं। आप हमारी पार्टी का सिंबल ले सकते हैं, हमारे चेयरमैन को अंदर कर सकते हैं, हमारे दफ्तरों को गिरा सकते हैं, हमारे घरों पे धावा बोल सकते हैं, लेकिन अवाम की मेजॉरिटी है, उनके दिलों से इमरान खान की मोहब्बत को आप साफ नहीं कर सकते। ये एक सियासी तौर पे मुकाबला नहीं कर सकते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरिए का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का। पहला नोटिस जो है इनको वो 2020 में दिया गया, जब इनकी अपनी हुकूमत थी, अपने ही दफ्तर की बाबत। पिछले साल दोबारा इन्हें याद दहानी कराई गई कि आपने 2 फ्लोर जो हैं बगैर नक्शे के, बगैर मंजूरी के उस पे बना रखे हैं, और उसके साथ साथ आपने पब्लिक एरिया के अंदर कंटेनर्स भी लगा रखे हैं और पार्किंग शेड भी बना रखे हैं। आप इन्हें रिमूव करें। बारहा ये नोटिस रिपीट हुए 6-6 माह के फ़र्क से, 3-3 माह के फ़र्क से। आखिरी नोटिस जो है वो फाइनल अपॉर्चुनिटी के लिए इन्हें 10 मई को दिया गया। 10 मई के नोटिस की रोशनी में, उसके परसुएंस में ये रिमूवल्स की गई हैं। ये कानून के ऐन मुताबिक है। उन नोटिस को चैलेंज कर लेते, उन पे कोई हुक्म इम्तनाई आ जाता। मगर आम बात यह है कि इस हवाले से खुद CDA की जो दस्तावेज़ात सामने आई हैं वो कुछ और सूरत हाल बता रही हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक CDA को इब्तिदाई तौर पर इस प्लॉट के हवाले से 2 एतराज़ात थे। पहला एतराज़ ये था कि कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए रूफ टॉप पर इजाफी फ्लोर बनाया गया है, जबकि दूसरा एतराज़ ये था कि CDA की ज़मीन पर तजावुज़ किया गया है। और अहम बात यह है कि जुलाई 2020 में सरताज अली की दरख्वास्त पर खुद CDA ने इस प्लॉट की मिल्कियत तहरीक इंसाफ को ट्रांसफ़र कर दी थी और साबिक सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ अरशद दाद खान और नसीमुर रहमान के जरिए प्लॉट की कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की गई थी। मगर इसके बावजूद CDA की तरफ से पुराने मालिक यानी सरताज अली के नाम और एड्रेस पर तहरीक इंसाफ के अपने दौरे हुकूमत में 2 नोटिस भेजे गए, जबकि PDM की हुकूमत में 1 नोटिस भेजा गया। लेकिन फिर गुज़िश्ता साल सितंबर में एक शो कॉज नोटिस सरताज अली को नहीं बल्कि प्लॉट के मालिक या ऑक्यूपेंट के नाम पर भेजा गया, और ये शो कॉज नोटिस उसी एड्रेस पर भेजा गया जिसमें तहरीक इंसाफ का सेक्रेटेरिएट है। और ये शो कॉज नोटिस जून 2023 में भेजे गए। CDA के नोटिस की खिलाफ वर्जी पर एक्शन लेने के लिए तनबीह के तौर पर भेजा गया था। शो कॉज नोटिस के मुताबिक 15 दिन के अंदर अंदर तजावुज़ात हटा दी जाएँ, जिसमें नाकामी की सूरत में CDA इमारत सील करने या तजावुज़ात हटाने से मुताल्लिक़ कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाएगी। साथ ही इमारत को 2020 के रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर मुतल्लिका कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए 7 दिन के अंदर मुनासिब वजह बताई जाए कि इमारत के गैर कानूनी इस्तेमाल पर उसे सील क्यों ना कर दिया जाए, क्योंकि कानून के मुताबिक इमारत सिर्फ उसी मकसद के लिए इस्तेमाल की जाएगी जिसके लिए अलॉट की गई थी। इसके बाद 10 मई 2024 को CDA ने इमारत सील करने और तजावुज़ात हटाने का ऑर्डर जारी किया, यानी तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट के एड्रेस पर बराह रास्त इस हवाले से नोटिस भेजा गया था, जिसके बाद CDA ने कल कार्रवाई की। लेकिन अब से कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने इस नोटिस के हवाले से जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में जवाब देते हुए कहा कि ये नोटिस भी हमें मौसूल नहीं हुआ, अगर हमें भेजा गया था तो रिसीविंग दिखाई जाए। 2020 का भी नोटिस है, 2021 का भी है। आपका मौक़िफ़ है कि ये किसी और के नाम पर आए थे। उनमें से एक जो कि सितंबर 2023 का है वो इसी एड्रेस पे भेजा गया आपके सेक्रेटरीट पे, टू ओनर एंड ऑक्यूपेंट जो वहां पर हैं। तो आप कह रहे हैं ये नोटिस भी आपको नहीं मिला जिसमें CDA कह रहे हैं कि तजावुज़ात नहीं हुआ, बता देना। ये वैसे जी कहां से रिसीविंग कहां पे? रिसीविंग इस पे तो नहीं, ये नोटिफिकेशन CDA ने जारी किया। कोई रिसीविंग तो होता है ना, कोई आपका ये काफी नहीं होता कि आपने जाके बस फेंक दिया। अदालत में कौन सी चीज चलती है? आप कहते हैं जी मैंने नोटिस भेज दिया था, कहां पे भेजा था? कोई रिसीविंग हुई थी, रजिस्टर्ड मेल के जरिए आई है, कहां से आई है?
कल रात को पुलिस के साथ मिलकर सीडीए ने तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट पर भारी मशीनरी से कार्रवाई करते हुए सेक्रेटेरिएट के इर्द गिर्द रखे हुए कंटेनर्स, सिक्योरिटी बैरियर्स और दीगर तजावुजात को गिरा दिया था। इस दौरान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने सीडीए की कार्रवाई में रुकावट डालने की कोशिश की और पुलिस के दावे के मुताबिक हवाई फायरिंग भी की गई, जिस पर रात को ही तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर मुगल को गिरफ्तार कर लिया गया और आज अदालत ने उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पार्टी सेक्रेटेरिएट सील किए जाने के बाद आज तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने सेक्रेटेरिएट के बाहर टेंट लगाकर इजलास किया और अदालत में केस दायर करने और कौमी असेंबली में तहरीक लाने का ऐलान किया। जो अटैक किया गया सीडीए की तरफ से वो बगैर नोटिस के था, बगैर ये रीजन बताए कि इसमें क्या इंक्रोचमेंट है, ये क्या नॉन कन्फार्मिंग यूज है। इस पार्टी और इसके वर्कर को डराना धमकाना मकसूद था। ये उन लोगों का काम है जो कोशिश कर रहे हैं कि दुबई लीग से तवज्जो हटाए। दुबई लीग से तवज्जो हटने वाली नहीं है। आप लोगों ने अपना मनी ट्रेल देना है। हमने कोर कमेटी के मीटिंग की और इसमें रिजोल्यूशन हमने पास करवाया। हम शदीद अल्फाज में सीडीए के इस कार्रवाई की मजम्मत करते हैं। हम पिटीशन फाइल कर चुके हैं। मंडे वाले दिन इसके खिलाफ पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। हमें उम्मीद है अदलिया हमें रिलीफ देगी। बैसियत लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन में यहाँ पे खड़ा था। एडीसीजी अब्दुल्ला, पुलिस के लोग यहाँ पे उन्होंने मेरा इस्तेकाक मजरू किया। यहाँ पे मेरे चेयरमैन ऑफ द पार्टी मेंबर कौमी असेंबली मौजूद थे, इनका इस्तेकाक मजरू हुआ। आपके गुजरात के केस में जो पुलिस वाले वहाँ पे थे उन सारों के हमारा प्रिविलेज मोशन उसका भी आ रहा है और ये भी इंशाल्लाह ताला होगा और इन लोगों को हम लोग लाएंगे सामने। इस हवाले से बात करने के लिए हमने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को प्रोग्राम में बुलाया, मगर वो नहीं आए। प्रोग्राम लाइव है, वो अब भी शिरकत कर सकते हैं, अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। दूसरी जानिब पेमरा ने अदालतों में ज़ेर समाअत केसेस की कार्रवाई नशर करने पर पाबंदी लगा रखी है और टीवी चैनल सिर्फ अदालती हुक्म या उन केसेस की कार्रवाई ही दिखा सकते हैं जिनकी कार्रवाई बराह रास्त दिखाई जाती है। पेमरा के इस नोटिफिकेशन को मुख्तलिफ अदालतों में चैलेंज किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ती तंजीमों की दरख्वास्त पर अदालत ने पेमरा को नोटिस जारी करते हुए किसी भी तादीबी कार्रवाई से रोक दिया है और 28 मई तक समाअत मुलतवी कर दी है और लाहौर हाई कोर्ट में 29 मई को समाअत होगी। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता शायर अहमद फराद के केस में आज इस मामले पर बहुत अहम हुक्म सामने आया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की तरफ से जारी किए गए तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक अदालती कार्रवाई के दौरान सहाफ़ी हामिद मीर ने पेमरा की तरफ से जारी होने वाले नोटिफिकेशन के बारे में बताया। इस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि नोटिफिकेशन की रोशनी में अदालत जिस केस में मुनासिब समझे उसकी रिपोर्टिंग का हुक्म दे सकती है, क्योंकि यह मुकदमा एक अहम नोयत का है जिसके बारे में पाकिस्तानी अवाम को काफ़ी तशवीश है। इसलिए अदालत इसकी कार्रवाई को रिपोर्ट करने की इजाज़त देती है। मज़ीद ये कि अदालत मिसिंग पर्सन्स के तमाम केसेस को लाइव स्ट्रीम के जरिए नशर करने का हुक्म देती है और इस हवाले से रजिस्ट्रार को इंतजामी तौर पर नोट पेश करने का हुक्म दिया जाता है। इसके अलावा अहमद फराद केस में अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, ISI और MI के सेक्टर कमांडर्स और डायरेक्टर IB को तलब कर लिया है, जबकि वजीर कानून और सेक्रेटरी कानून को बतौर अदालती मावन तलब कर लिया गया है। हुक्मनामे के मुताबिक IG और SSP पुलिस ने अदालत को तहकीकात में पेशरफ से आगाह किया। पुलिस हुक्काम ने बताया कि मगवी की लोकेशन ट्रेस कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक वो जल्द ही मुतल्लिका जगह और लोगों तक पहुंच जाएंगे। SSP ऑपरेशंस और SHO ने बताया कि सेक्टर कमांडर का बयान कलमबंद नहीं किया। तफ्तीशी अफसर को पाबंद किया गया है कि वो सेक्टर कमांडर का 161 का बयान कलमबंद करे। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ISI बराह रास्त वज़ीर आज़म को जवाबदेह है और MI सेक्रेटरी डिफेंस और अफवाज पाकिस्तान से मुंसलिक है। अदालत ज़रूरी समझती है कि तमाम इदारों को अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। कानून नाफिज करने वाले इदारों को जिम्मेदार बनाने पर पार्लियामेंट कानून साजी नहीं कर सकी। लापता अफराद कमीशन से भी खातिर ख्वाह फवाइद हासिल नहीं हो सके। तमाम मसाइल का हल एजेंसीज के अंदरूनी मामलात को समझने के बाद ही किया जा सकता है। लापता अफराद का मसला फ़र्द वाहिद का मसला नहीं है और ना ही मौजूदा मगवी की बाजियाबी के बाद ख़त्म हो जाएगा। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में लापता अफराद के मसले पर 12 सवालों के जवाब मांग लिए और IG इस्लामाबाद से 1 साल में लापता अफराद के तमाम मुकदमात की तफसीलात तलब कर लीं। अदालत ने सवाल पूछा है कि क्या किसी मगवी के मामले पर सेक्टर कमांडर या एजेंसी के अफसर का बयान कलमबंद किया गया? लापता अफराद के लवाहिकीन की रियासती मदद बतौर हट जाने का क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? उमूमी तौर पर IB, ISI और MI पर जबरी गुमशुदगियों के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। इन इल्ज़ामात से इदारों की साख और इंतज़ामी उमूर मुतासिर होते हैं और अवाम की नज़र में मनफी तासुर फैलता है। ISI, MI और IB में सेक्टर कमांडर के फ़राइज़ में
क्या उमूर शामिल हैं? इन एजेंसियों के अफसरान इंतजामी उमूर में किस कोड ऑफ कंडक्ट के ताबे हैं? क्या एक साल में किसी मुकदमे में तफ्तीशी अफसर ने खुफिया एजेंसियों के अफसरान का बयान कलमबंद किया? अगर खुफिया एजेंसियों के अफसरान को शामिल किया गया है तो इसका तरीक़ाकार क्या है? इंटेलिजेंस एजेंसियों के पुलिस, FIA और CTD के साथ काम करने के क्या कवायद व ज़वाबित हैं? इंटेलिजेंस एजेंसियों ने आज तक कितने अफराद को तहकीकात के लिए हिरासत में लिया है? एजेंसियों के अफसरान नाजायज़ हिरासत, ब्लैकमेलिंग या फ़ोन टैपिंग में मुलविस पाए गए तो क्या सज़ा दी गई? किसी भी पाकिस्तानी या गैर मुल्की को तहवील में लिया गया तो अखराजात की मद में कितनी रकम खर्च की गई? ISI, MI और IB के मजाज अफसरान पेश होकर अपने महकमों के इंतजामी उमूर से मुताल्लिक मामलत करें। एजेंसियों में एहतसाब का क्या निज़ाम है? सेक्रेटरी PFUJ बताएं कि लापता अफराद के केसेस की रिपोर्टिंग के क्या नताइज हो सकते हैं। इसके बाद अदालत ने समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी। वाज़ेह रहे कि आज एक दफ़ा फिर हुकूमत अहमद फराद को यकीन दहानी के बावजूद अदालत में पेश करने में नाकाम रही और मज़ीद वक्त मांग लिया है, जबकि अदालत ने सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर और सेक्रेटरी PFUJ को केस में अदालती माविन मुकर्रर कर दिया है। एक तरफ जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज ये पेशरफ सामने आई है तो दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट से भी बड़ी पेशरफ सामने आई है। हुकूमत और अदलिया के दरमियान जारी मुहाजराई की सूरत हाल में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का अहम बयान सामने आ गया है। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान का कहना है कि हम किसी बार इदारे और हुकूमत के साथ लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजेगी। एहतराम उस वक्त तक है जब तक अदालतों का एहतराम किया जाएगा। अदालतों का एहतराम नहीं है तो हमसे भी कोई तवक्को ना रखें। पंजाब जुडिशल एकेडमी में प्री सर्विस ट्रेनिंग कोर की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का कहना था कि अर्श वाले खुदा का खौफ रखेंगे, फर्श वालों से नहीं डरेंगे। हमने किसी हुकूमत, एजेंसी या इदारे की बी टीम नहीं बनना है। हमने ना किसी हुकूमत की, ना किसी एजेंसी की, ना ही किसी इदारे की को बी टीम बनना है। हमने अल्लाह ताला को जवाब देना है। अर्श वाले खुदा का खौफ रखेंगे और फर्शी खुदाओं से नहीं डरेंगे। हम बिल्कुल किसी बार के साथ, किसी इदारे के साथ, किसी हुकूमत के साथ कोई लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ये ताली दोनों हाथ से बजेगी, एक हाथ से नहीं बजेगी। एहतराम उस वक्त तक है जब अदालतों का एहतराम किया जाएगा। अगर अदालतों का एहतराम नहीं है तो फिर हमसे भी एक्सपेक्ट ना करें कि हम उनका एहतराम करें। हम फिर जो कानून के मुताबिक होगा, कानून से हम बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। इंडिपेंडेंट जुडिशरी की ख्वाब की ताबीर के लिए हम सब ने अपना अपना हिस्सा डालना है और इस ख्वाब को ताबीर दे के हमने छोड़नी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का यह बयान पंजाब की खुसूसी अदालतों में जजेस की तैनाती के तनाजुर में भी बहुत अहम है, क्योंकि इन तैनातियों का मामला चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद की अदालत में ज़ेर समाअत था और चीफ जस्टिस ने खुसूसी अदालतों में तैनातियाँ ना होने पर बरहमी का इजहार करते हुए आज यानी 24 मई को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को तलब कर लिया था। इससे पहले 16 मई की समाअत में चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल पंजाब को हुक्म दिया था कि अगले ही दिन जजेस तैनात करने वाली कमेटी के अरकान को अदालत में पेश किया जाए, जिस पर 17 मई को पंजाब के वुज़रा मरियम औरंगज़ेब, सुहेब अहमद, मुज्तबा शुजाउर रहमान और दीगर हुक्काम अदालत में पेश हुए थे। अदालत ने हुकूमती कमेटी से पीर 20 मई तक पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली थी, लेकिन 20 मई को हुकूमती कमेटी के अरकान भी अदालत में पेश नहीं हुए, जिस पर बरहमी का इजहार करते हुए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि वज़ीर आला पंजाब और काबीना आइंदा समाअत यानी 24 मई तक जजेस की तैनाती की नोटिफिकेशन जारी करें। आइंदा समाअत तक नोटिफिकेशन जारी ना हुए तो वज़ीर आला खुद पेश हों। इस पर गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल एक्स पेज पर लिखा था कि 9 मई के केसेस को कौन और क्यों लटका रहा है। पंजाब हुकूमत ATC जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन रोक कर बैठी हुई है और चीफ जस्टिस की बारहा याद दहानियों के बावजूद नोटिफिकेशन नहीं किया जा रहा है। इसका वाहिद मकसद मर्जी के जज लगाकर बेगुनाहों को जेलों में रखना है, क्योंकि कोई भी आज़ाद जहन जज इन झूठे केसेस को कूड़ेदान में फेंक देगा। इसके बाद आज पंजाब हुकूमत ने जजेस की तैनाती के नोटिफिकेशंस जारी कर दिए और आज की समाअत में एडवोकेट जनरल पंजाब ने नोटिफिकेशंस अदालत में पेश भी कर दिए और चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद को आगाह किया कि हुकूमत ने खुसूसी अदालतों में जजेस तैनात करके नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। पंजाब की तमाम इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतों में जजेस का तकर्रुर हो गया है। इसके बाद आज लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने तकरीब से खिताब किया है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ खुद सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब मौजूद हैं। हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है हुकूमत, इदारों और अदालत के दरमियान जो फासले इस वक्त पैदा हो गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में कम अज़ कम हुकूमत ने यह ज़रूर किया कि जो जजेस थे उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, मगर लाहौर हाई कोर्ट की जज के भी आज तकरीर सामने आई जिसमें उन्होंने भी कहा कि जी एहतराम होगा तो फिर एहतराम मिलेगा। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप खुद मौजूद थे, अहमद फराद के केस में समाअत हुई, फिर जो मामला था कि जी मीडिया पर कवरेज की पाबंदी, उसमें आपको अदालती मावन मुकर्रर किया, PFUJ के सेक्रेटरी को किया। आपको लग रहा है जो टेम्परेचर है और जिस तरीके से मामला जा रहे हैं कि कोई सुलझने की तरफ जाए या आपको मामला उलझता ही नजर आ रहा है, और आप क्या समझते, क्या हाल है?
शाहजेब साहब, जो पिछली हेयरिंग थी इस केस की, जो कि पीर के रोज़ हुई थी, आज से 4 दिन पहले, तो उस दिन मुझे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा था। लेकिन फिर उसमें जो अटॉर्नी जनरल है मंसूर अवान साहब, उन्होंने जो रोल प्ले किया, तो अचानक जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है उनका भी लबो लहजा तब्दील हो गया। और फिर जस्टिस कियानी ने कहा कि क्योंकि आपने वाइट फ्लैग रेज़ कर दिया है, यानी कि सफ़ेद झंडा आपने रेज़ कर दिया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी समझदारी की वजह से इदारों के दरमियान जो है वो मामला ठीक हो सकते हैं। तो हम इसको वेलकम करते हैं। और उन्होंने फिर एक बड़ा ही मुनासिब ऑर्डर दिया। उस वक्त जो हमारे समेत जो अहमद फराद की फैमिली थी वो बड़े डेस्परेट थे। हम कह रहे थे जी इतने दिन हो गए हैं उसको प्रोड्यूस नहीं किया, तो बस कल ही प्रोड्यूस करें। लेकिन जस्टिस कियानी साहब जो हैं उन्होंने अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप बताएं आपको कितना टाइम चाहिए। उन्होंने कहा जी कि मुझे 2 या 3 दिन दे दें। तो इस पर बड़ी बहस हुई कि 2 या 3 दिन दें या ना दें। आखिरकार फिर बहुत बहस के बाद 4 दिन दे दिए, यानी कि आज फ्राइडे का दिन जो है मुकर्रर किया गया कि आज 11 बजे तक अगर आप अहमद फराद को प्रोड्यूस कर दें तो मामला ख़त्म हो जाएगा। और अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं उन्होंने जिस अंदाज से यकीन दहानी करवाई पीर वाले दिन, तो उससे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को भी ये लगा, उन्होंने कहा उनको कैसा लग रहा है कि आप रियासत के बिहाफ पे मुझे एश्योरेंस दे रहे हैं कि हम जुमे तक अहमद फराद को प्रोड्यूस कर देंगे। तो उन्होंने कहा जी मैं रियासत के बिहाफ पे ये आपको यकीन दहानी करवा रहा हूँ। तो जज साहब ने कहा कि अगर फिर खुदा न ख्वास्ता पेश ना हुआ तो उसका मतलब है फेलियर होगा, स्टेट का फेलियर होगा। उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह ऐसी बात नहीं आएगी, हो सकता है कि हम उसको जुमे से पहले ही उसको प्रोड्यूस कर दें। तो हमारा ये ख्याल था कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन में उसको पेश कर देंगे, मामला ख़त्म हो जाएगा। कोई भी ये नहीं चाह रहा था कि मामला जो है वो मज़ीद लटके। लेकिन बिल्कुल बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस, हमारी तवक्कुआत के ख़िलाफ़ अटॉर्नी जनरल साहब ने जो उस दिन वाइट फ्लैग रेज़ किया, उसके बाद जो वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने एक बहुत सख्त तकरीर कर दी। और फिर ऐसा लग रहा था कि जो रियासत के जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनके दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है या उनकी पॉलिसी मुख्तलिफ है। क्योंकि अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम पे अदालत में खड़े होकर यकीन दहानी करवा रहे हैं जनाब कि मैं आपको यकीन करवाता हूँ स्टेट के बिहाफ पे कि जुमे से पहले तक बंदा वापस आ जाएगा, इसका मतलब है कि उनको किसी ने यकीन दहानी करवाई थी। तो आज जब वो दोबारा कोर्ट में आए और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पूछा कि जनाब कहाँ है अहमद फराद, तो उन्होंने कहा सर आई एम सॉरी वो, लेकिन मैं अभी भी पुरुमीद हूँ। तो हमारा ये ख्याल था कि आज जो जज साहब हैं वो काफ़ी गुस्से में आ जाएंगे, लेकिन वो गुस्से में नहीं आए और उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आपने पूरी कोशिश की लेकिन आपकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। वैसे अगर ये अब मैं कोट कर रहा हूँ जज साहब को क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने कहा कि अगर आज आप बंदा पेश कर देते तो मामला आज यहीं पे ख़त्म हो जाता, लेकिन अब ये मामला जो है ये अहमद फरहाद की बाजियाबी का नहीं है, अब ये मामला पूरी पाकिस्तानी कौम की बाजियाबी का है। तो अब आप छोड़ दें, पेश करते हैं बंदा, नहीं करते हैं उसको छोड़ दें। अब हम इस केस में एक ऐसा फैसला लिखेंगे कि पाकिस्तान भर में जो लापता अफराद का मामला है उसको हम एक ही फैसले के ज़रिए हल करने की कोशिश करेंगे। और फिर उन्होंने ये ऑर्डर किया कि फ़लाँ को भी बुला लें, फ़लाँ को भी बुला लें, फ़लाँ को भी बुला लें। तो मैं समझता हूँ कि अगर आज अटॉर्नी जनरल साहब की जो कमिटमेंट थी वो उसको पूरा किया जाता, उनको एम्बेरस ना किया जाता और अहमद फराद को पेश कर दिया जाता, तो ये इतना जो सख्त ऑर्डर आपको नज़र आ रहा है ये ऑर्डर ना आता। लेकिन अब अगर आप अहमद फराद को पेश कर भी देंगे कल या परसों जब भी, तो मुझे लगता है कि अब ये मामला जो है ये लंबा जाएगा और इस मामले में अब मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इदारों में जो मुहाजराई है वो मज़ीद बढ़ेगी, क्योंकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने अब जो तहरीरी ऑर्डर लिखवा दिया है, अब अगर इस पे अमल दरामद नहीं होगा तो ज़ाहिरी बात है फिर उसके बाद तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होगी।
साहब, और ये अब दूसरी दफ़ा है, एक तरफ अटॉर्नी जनरल ने जब बाबर सत्तार साहब के हवाले से बात हो रही थी तब भी उन्होंने उनके कागजात के हवाले से कहा और ख़ुद गवाही दी और कहा कि मैंने खुद ने वेरीफाई किए थे, मैं तो उनका लड़ूंगा अटॉर्नी जनरल के ओहदे से मुस्ताफ़ी होकर, अगर उनके खिलाफ कुछ भी आता है तो मैं उनका केस लड़ूंगा। मगर फिर हुकूमती वज़रा, वज़ीर कानून भी और वज़ीर इत्तलात भी वो क्रिटिसिज्म करते नजर आए, तनकीद करते नजर आए जस्टिस बाबर सत्तार पर। अब इस वाले मामले में भी आपने बताया पूरा का पूरा आंखों देखा हाल, अटॉर्नी जनरल ने यह बात की, दूसरी तरफ लॉ मिनिस्टर ने बाकायदा तौर पर तनकीद की, उस दिन भी तनकीद करते नजर आए। फिर हमें जो मीडिया वाली बात, जो जिसका मामला आपने भी अदालत के सामने उठाया और आपको अदालती मामून भी बनाया, उसमें भी ये बात नज़र आती है कि एक स्टेप आगे चली गई हुकूमत के, जी पेमरा के ज़रिए की पाबंदी लगा दी जाए, पंजाब में अलग एक कानून बना दिया। ये हुकूमत हाजिर जनाब की और जी जनाब की जो तेज़ तेज़ कल्लाबाजियाँ खा रही है वो क्यों खा रही है और अपना ट्रैक रिकॉर्ड सारा ख़राब कर रही है? मैं बहुत अरसे से ये कह रहा हूँ कि ये जो हमारे दोस्त हैं मुस्लिम लीग नून वाले, जब ये अपोजिशन में होते हैं तो ये अदलिया और मीडिया की आज़ादी के सबसे बड़े लंबरदार होते हैं, लेकिन जैसे ही ये हुकूमत में आते हैं, जैसे ही हुकूमत में आते हैं तो फिर इनकी एक कोशिश होती है कि ना सिर्फ जुडिशरी जो है उसको भी ताबे बनाया जाए, बल्कि मीडिया भी जो है ना वो इनकी मर्ज़ी के मुताबिक काम करे। और देखें, मैं तो अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे आपको बता रहा हूँ, 1990 में भी यही हुआ, फिर उसके बाद 1997 में भी यही हुआ, उसके बाद 2013 में भी यही हुआ। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड है, ये मुस्लिम लीग नून का ट्रैक रिकॉर्ड है। ऐसा ही ये अब मुस्लिम लीग नून वही कुछ कर रही है जो कि 2018 के बाद इमरान खान साहब की हुकूमत ने किया था। लेकिन मैं उस वक्त ये कहता था कि इमरान खान साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। ये जो पंजाब में जो ये कानून लेके आए हैं जिसमें वो कह रहे हैं जी स्पेशल ट्रिब्यूनल्स जो हैं, इन स्पेशल ट्रिब्यूनल्स के ज़रिए हद के इज़्ज़त के मुकदमात का फ़ैसला होगा। तो ये जो मीडिया कोर्ट्स की कहानी है, अगर आपको याद हो तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के बिल में लेके आई थी, और उस वक्त जब हम उसको अपोज कर रहे थे, उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, तो मैंने उस वक्त भी ये बात बार बार कही थी कि ये तहरीक इंसाफ जो है ये मीडिया कोर्ट्स और मीडिया ट्रिब्यूनल्स की जो तजवीज़ है ये मुस्लिम लीग नून से लेके आई है, क्योंकि ये तजवीज़ सबसे पहले 1991-92 में जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और शेख रशीद साहब वज़ीर इत्तलात थे, तो उस वक्त ये आई थी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त दी न्यूज़ में ये जब स्टोरी मैंने ब्रेक की थी तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के उस वक्त PRO होते थे मोहम्मद सलीम साहब, जो आजकल पेमरा के चेयरमैन हैं, तो ये उसकी तरदीद लेके आए थे। तो ये देखें, ये कोई नया नहीं हो रहा। अब आप बहुत से लोग कहेंगे नहीं मुस्लिम लीग नून को कहीं से डिक्टेशन दी जा रही है, वो किसी के कहने पे कर रही है। नहीं, ये हमेशा से ही ऐसा करते हैं। जब भी इनको पावर मिलती है तो ये जजों के भी गिरेबान पे हाथ डालते हैं, ये मीडिया के भी गिरेबान पे हाथ डालते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं क्योंकि जब फिर ये ऑपोजिशन में आते हैं, इन पर झूठे मुकदमे बनते हैं, हम फिर इनके साथ खड़े हो जाते हैं और हम कहते हैं इनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, जमहूरियत को लहूलुहान कर दिया आपने, जनाब राना सनाउल्लाह पे झूठा मुकदमा बना दिया, एहसन इकबाल को गिरफ्तार कर लिया, शहबाज शरीफ पे झूठा मुकदमा बना दिया, नवाज शरीफ पे झूठा मुकदमा बना दिया, हम इनके साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये जैसे ही जब दोबारा हुकूमत में आते हैं तो ये अपना पुराना काम शुरू कर देते हैं। ये एक बदकिस्मती की बात है। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून में से कोई मेरी ये जो बात मैंने आपके सामने की है इसको डिस्प्यूट करता है और उसके ख्याल में मैं गलत कह रहा हूं, तो किसी लाइव प्रोग्राम में मेरे साथ आप डिबेट कर लें, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ शामिल करूंगा, इसके साथ साबित करूंगा कि जो आप आज कर रहे हैं ये आप 1990 से करते आ रहे हैं। और जो आज कर रहे हैं इसका कोई यही कुछ करते हैं। जो आज कर रहे हैं उसका कोई अच्छा दिफा भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई अच्छा दिफा नहीं पेश कर पा रहे हैं, मगर फिर भी दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में हामिद मीर साहब, तहरीक इंसाफ को ये उम्मीद है कि जो अदलिया की तरफ से एक रेजिस्टेंस सामने आई है उसका फायदा होगा। इमरान खान साहब ने प्रोटेस्ट की कॉल दे दी है, इन्हें यह भी उम्मीद है कि खान साहब बाहर आ जाएंगे। आपको अब यह नजर आ रहा है कि खान साहब के लिए आसानियों का टाइम आने वाला है? देखें, ये आज जो लाहौर हाई कोर्ट में हुआ है या जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की कोर्ट में हुआ है, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं नज़र आता मुझे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से, या मुझे नहीं लगता कि इसका डायरेक्टली कोई फ़ायदा तहरीक इंसाफ को हो सकता है इनडायरेक्टली उनको कोई फ़ायदा हो, क्योंकि वो अपोजिशन में है और हमेशा जब भी हुकूमत और जुडिशरी, हुकूमत और मीडिया में लड़ाई होती है तो जो भी अपोजिशन होती है वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है। जैसा कि आपको याद है कि जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे और इसी तरह मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का बिल जो है वो हम पर इम्पोज करने की कोशिश की गई,
तो शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, ये सारे जो हैं हमारे साथ खड़े थे। बिलावल साहब हमारे साथ खड़े थे, हमारे मुजाहरों में आते थे, हमारी कॉन्फ्रेंसों में आते थे, आगे कहते थे जी नहीं हम आपके साथ हैं। तो वही अब काम जो है वो तहरीक इंसाफ कर रही है, वो कह रही है जी कि जो आपके साथ ज्यादती हो रही है हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका बराह रास्त कोई ताल्लुक है तहरीक इंसाफ के साथ, क्योंकि अगर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं, ये जिस केस में उन्होंने आज एक ऑर्डर जारी किया है, इसमें वो इस अपने केस को लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं, तो मुझे लगता है कि जो भी आने वाली हुकूमत होगी अगर वो आइन और कानून पे नहीं चलेगी तो उसके लिए प्रॉब्लम होगा, ख्वाह वो हुकूमत मुस्लिम लीग नून की हो या पीपल्स पार्टी की हो या पीटीआई की हो। तो मुझे लगता है कि ये अब पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको अब अपना अपना नैरेटिव जो है वो तब्दील करने की ज़रूरत है। ये जो नैरेटिव है कि आप किसी के कंधे पे चढ़ के हुकूमत में आ जाए, किसी के साथ सौदेबाजी करके और दूसरा जो फरीक है उसके खिलाफ अलायंस करके आप हुकूमत में आ जाए तो आपकी हुकूमत बड़ी अच्छी चलेगी। तो इस तरीके से ना तो इमरान खान की हुकूमत चली है और ना ही मुझे लगता है कि ये हुकूमत चलेगी। और अगर दोबारा इसी तरीके से इमरान खान साहब जो है या उनकी पार्टी हुकूमत में आ जाती है और अगर वो भी आगे यही कुछ करेंगे तो वो भी नहीं चल सकेंगे। इसलिए अब इनको अपना नैरेटिव तब्दील करना पड़ेगा सबको, और जो आइन और कानून का रास्ता है वो रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आमिर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करेंगे। एक बहुत अहम खबर आई है, उस खबर की तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। गजा के सरहदी शहर रफा में गुज़िश्ता 3 हफ्तों से जारी इसराइली कार्रवाइयों पर आलमी अदालत इंसाफ ने अहम फैसला जारी कर दिया है। आलमी अदालत के 15 जजिस पर मुश्तमिल बेंच ने 13-2 की अक्सरियत से जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त के हक में फैसला जारी करते हुए इसराइल को रफा ऑपरेशन फौरी तौर पर बंद करने का हुक्म दिया है। आलमी अदालत ने अपने हुक्म में कहा है कि रफा में इसराइली इक़दाम से फ़लस्तीनी अवाम को शदीद ख़तरात लाहक हैं। इसराइल रफा क्रॉसिंग को इमदादी सरगर्मियों के लिए बगैर किसी रोक टोक के खुला रखे। आलमी अदालत ने इसराइल को हुक्म दिया है कि वो नस्ल कुशी के इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के फैक्ट फाइंडिंग मिशन को गजा में बिला रोक टोक रसाई दे। आलमी अदालत ने फैसले में मजीद कहा है कि गजा पट्टी के शहरी इंतहाई तशवीशनाक हालात से दो चार हैं। रफा में फौजी ऑपरेशन से इंतहाई अफसोसनाक इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। इसराइल 1 महीने में गजा में सूरत हाल बेहतर बनाने के इक़दाम की रिपोर्ट अदालत में पेश करे। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने आलमी अदालत इंसाफ के इस फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा है कि यह फैसला गजा की पट्टी पर जंग के खात्मे के लिए बैनुल-अक़वामी इत्तफ़ाक़ राय की नुमाइंदगी करता है, जबकि इसराइल ने आलमी अदालत के फैसले को मानने से इनकार करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो जंग बंदी के हुक्म पर किसी सूरत अमल दरामद नहीं कर सकते हैं। गजा पट्टी में जंग रोकने का मतलब इसराइल को सफ़ा हस्ती से मिटाना है, जबकि इस हवाले से इसराइली वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास भी हुआ है जिसमें फैसले पर मुशावरत हुई है। वाज़ेह रहे कि आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल पर गजा जंग में नस्ल कुशी के इल्ज़ामात और रफा में जारी हालिया जारियत को हंगामी बुनियादों पर रोकने के लिए दायर जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर गुज़िश्ता हफ्ते समाअत हुई थी। इस सिलसिले में 16 मई को जनूबी अफ्रीका ने आलमी अदालत में दलाइल जमा कराए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आलमी अदालत रफा में जारी इसराइली कार्रवाई को रोके और इसराइली फोर्सेस को गजा की पूरी पट्टी से निकलने का हुक्म दे और इसराइल मिस्र से मुंसलिक रफा क्रॉसिंग से दस्तबरदार हो जाए ताकि गजा के शहरियों को इमदाद की तरसील बहाल हो सके। जनूबी अफ्रीका ने अपने इख्तितामी दलाइल में कहा कि इसराइल गजा में बगैर किसी रोक टोक के सख्त तरीन इक़दाम उठा रहा है जिससे वापसी का कोई इम्कान नहीं है। जनूबी अफ्रीका की इस दरख्वास्त पर अगले दिन इसराइल ने आलमी अदालत में अपना जवाब जमा कराया और अपने जवाबी दलाइल में नस्ल कुशी की तरदीद करते हुए जनूबी अफ्रीका को हमास का इत्तेहादी करार दिया और कहा कि जनूबी अफ्रीका की इस दरख्वास्त का मकसद अपने इत्तेहादी हमास को फौजी फ़ायदा पहुँचाना है। इसराइल सिर्फ हमास से अपना दिफा कर रहा है, जबकि इसराइल ने जनूबी गजा की 2 अहम क्रॉसिंग रफ़ा और करीम अबू सालिम को बंद करने की भी तरदीद की थी। जनूबी अफ्रीका के ये हंगामी मुतालबात उस मुकदमे का हिस्सा थे जो उसने गुज़िश्ता साल दिसंबर के आखिर में इसराइल के खिलाफ दायर किया था और इसराइल पर फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का इल्ज़ाम लगाया था। जनूबी अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ ये केस 7 अक्टूबर से शुरू होने वाले इसराइली हमलों के 3 माह बाद दर्ज किया था। बाद में मिस्र, कोलंबिया और तुर्की ने भी इस मुकदमे में फ़रीक बनने की दरख्वास्त जमा कराई थी। इस वक्त जनूबी अफ्रीका ने अपनी 84 सफ़ात पर मुश्तमिल फाइलिंग में कहा था कि इसराइल ने 1948 के नस्ल कुशी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की। इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों को कत्ल करके उन्हें शदीद ज़हनी और जिस्मानी नुकसान पहुँचाकर नस्ल कुशी का मुर्तकिब हो रहा है। फिर इसके बाद जनवरी में होने वाली समातों में जनूबी अफ्रीका ने इसराइल की जानिब से गजा में खुराक, अद्वियात और ईंधन समेत दीगर इंसानी इमदाद फराहम न करने के इक़दाम से भी आलमी अदालत को आगाह किया था। इसराइल ने अपने जवाबी दलाइल में कहा था कि जनूबी अफ्रीका ने 7 अक्टूबर के वाक़यात को नज़रअंदाज किया है। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। इसराइल ने हमास को गजा में शहरियों की हलाकतों का जिम्मेदार ठहराया। फिर
आलमी अदालत ने जनवरी के आखिर में इस हवाले से एक अबूरी फैसला जारी किया और इसराइल को 6 आर्जी इकदाम उठाने का हुक्म दिया था, जिनमें इसराइल को गजा में नस्ल कुशी की कार्रवाइयों को रोकने के लिए इकदाम करने, नस्ल कुशी के लिए इसराइली लोगों को उकसाने की रोकथाम समेत गजा के शहरियों को इमदाद की फरहमी यकीनी बनाने के लिए फौरी और मौसर इकदाम करने के अहकाम शामिल थे। आलमी अदालत ने इसराइल को गजा में नस्ल कुशी के शवाहिद को महफूज रखने और अपने अहकाम पर अमल दरामद के हवाले से एक माह के अंदर अदालत को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दिया था। आलमी अदालत के इस फैसले ने इसराइल के इस दावे को भी मुस्तरद कर दिया था कि अदालत के पास आर्जी इकदाम की हिदायत करने का दायरा इख्तियार नहीं है। आलमी अदालत के इस फैसले पर दुनिया भर से रद्द-ए-अमल सामने आया था और मुख्तलिफ ममालिक और आलमी ताकतों ने इसराइल से इन अहकाम पर अमल करने का मुतालबा किया था। बहरहाल अब एक और अबूरी फैसला आ गया है। आलमी अदालत ने इसराइल को रफा ऑपरेशन बंद करने का हुक्म भी दे दिया है, लेकिन सवाल यह है कि इसराइल इस पर अमल दरामद भी करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि जनवरी के अबूरी फैसले में आलमी अदालत ने इसराइल को जो अहकाम जारी किए थे उनकी अक्सरियत पर इसराइल ने कोई अमल नहीं किया था, जिसके बाद रवां साल मार्च में जनूबी अफ्रीका ने एक बार फिर आलमी अदालत को इसराइल से इकदाम पर अमल दरामद कराने की दरख्वास्त दी थी, जिस पर आलमी अदालत ने 28 मार्च को दोबारा इसी तरह का हुक्म जारी किया था। लेकिन इसके बाद इसराइल ने गजा में ऑपरेशन में तेज़ी लाते हुए रफ़ा में कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया। दूसरी अहम बात यह भी है कि इसराइल रफ़ा में जारी हालिया फौजी कार्रवाइयों पर हठधर्मी के साथ डटा हुआ है। इस सिलसिले में इसराइल ने अपने करीब तरीन हलीफ अमरीका समेत कई अहम आलमी ताकतों के मुतालबों पर भी अमल नहीं किया। हालांकि अमेरिका की जानिब से असलहे की आर्जी बंदिश भी उसे हमलों से नहीं रोक सकी है, लेकिन इस सारी सूरत हाल से एक चीज़ वाज़ेह हो रही है कि हालिया वाक़यात इसराइल के लिए अच्छा पैगाम नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भी इसराइली वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा के वारंट गिरफ्तारी के मुकदमे में इसराइल के ख़िलाफ़ फैसला आने के इम्कानात मौजूद हैं। और हालिया कुछ अरसे में मगरबी ममालिक में फ़लस्तीन की हिमायत में एहतजाज का सिलसिला भी तेज़ हुआ है, जबकि फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत बनने के मामले में अहम पेशरफ्त सामने आई है, जब 22 मई को 3 यूरोपीय ममालिक नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान किया था। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। एक और अहम खबर है, आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। IMF का मिशन पाकिस्तानी हुकाम के साथ तवील मुज़ाकरात के बाद वापस चला गया है और जाते जाते पाकिस्तानी हुकाम को अगले बेल आउट पैकेज के लिए ज़रूरी शराइत को बजट में मंजूर कराने का हदफ भी दे गया है। हालिया दौरे के हवाले से IMF के जारी करदा एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान की दरख्वास्त पर IMF वफ्द ने मिशन चीफ नेथन पोर्टर की सरबराही में पाकिस्तान का 10 रोज़ा दौरा किया, जिसमें पाकिस्तान के मुआशी प्रोग्राम के प्लान्स पर बातचीत हुई, जिसको IMF अपने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी से सपोर्ट फराहम कर सकता है। पाकिस्तानी हुकाम और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए अहम पेशरफ्त हुई है। जामे इक़्तिसादी पॉलिसी और रिफॉर्म्स पर बातचीत हुई है। पॉलिसी मामलात पर पाकिस्तानी हुकाम से वर्चुअल बातचीत जारी रहेगी। वर्चुअल बातचीत में पाकिस्तान के लिए नए प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने पर बात होगी। IMF के एलामिया के मुताबिक रिफॉर्म्स का मकसद पाकिस्तान में मुस्तहकम ग्रोथ का हदफ हासिल करना है। रिफॉर्म्स के जरिए पाकिस्तान की टैक्स आमदनी और वसाइल को बढ़ाना है, इंसानी वसाइल की तरक्की, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटना है, तवानाई के शोबे को काबिल भरोसा बनाना और इसकी भारी लागत को कम करना है। IMF एलामिया के मुताबिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में महंगाई में कमी, रियासती इदारों की तंजीम नौ और निजकारी शामिल है। इस्लाहात का मकसद निजी शोबे की तरक्की है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को बजट, FBR और तवानाई के शोबे में इस्लाहात को पार्लियामेंट से मंजूर करवाना होगा और IMF से हालिया मुज़ाकरात के पेश नज़र सियासी बुनियादों पर तरक्याती प्रोग्राम को ख़त्म करना होगा, जबकि सूबों के मुतल्लिका शोबों में तरक्याती स्कीम सूबाई हुकूमतें खुद फंड करेंगी। पाकिस्तान को अब IMF से किए गए वादों को पार्लियामेंट से मंजूर कराने के बाद प्रोग्राम पर बातचीत का दूसरा मरहला शुरू होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान हालिया मुज़ाकरात में क्या बातचीत हुई और IMF ने किन सेक्टर्स में हुकूमत को ज़्यादा इस्लाहात का कहा, इस हवाले से शहबाज राना की खबर के मुताबिक पाकिस्तानी ज़राए का कहना है कि IMF ने पाकिस्तान को तवानाई, माली और टैक्सेशन पॉलिसी पर टफ टाइम दिया। ज़रा ने यह भी कहा कि इन तमाम शराइत की मंजूरी अवाम पर गैर मामूली बोझ डालेगी, जबकि कुछ शराइत पाकिस्तान के दूसरे ममालिक के साथ दो तरफा ताल्लुकात पर असरअंदाज भी हो सकती हैं। खबर के मुताबिक एक अहम हुकूमती ओहदेदार ने बताया कि IMF के हालिया दौरे का मकसद पाकिस्तान की बजट तैयारियों का जायजा लेना था और ये देखना था कि क्या उसका अगले माली साल के लिए मुआशी फ्रेमवर्क, फिस्कल और बैरूनी सेक्टर के इस्तेहकाम के मुताबिक है या नहीं। वज़ारत ख़जाना ने गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को IMF प्रोग्राम की शराइत से आगाह किया था, जिसमें प्राइमरी सरप्लस GDP का 1% यानी 1250 अरब रुपए रखना शामिल है, जबकि बजट खसारा GDP का 6.8% यानी 8,500 अरब रुपए रखने का तखमीना लगाया गया, जबकि कर्जों पर सूद की अदायगी का तखमीना 9,700 अरब रुपए है। खबर के मुताबिक ज़राए का कहना है कि IMF ने पाकिस्तान को बताया कि बिजली पैदा करने वाली कंपनियों से दोबारा मुज़ाकरात करके महंगी बिजली की कीमत को कम किया जा सकता है। गुज़िश्ता रोज़ IMF मिशन की जानिब से मुज़ाकरात में मज़बूत पेशरफ्त और फिर मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तान में $10 अरब सरमायाकारी की यकीन दहानी के असरात
आज स्टॉक मार्केट में भी नजर आए, जहां पहली बार इंट्राडे में स्टॉक मार्केट ने 76,000 पॉइंट्स की सतह भी अबूर कर ली। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी की यकीन दहानी पर वजीर तिजारत जाम कमाल का कहना है कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि आम दौरे पर वहाँ के मुल्क का सदर इतना एतमाद जाहिर करे। उन्होंने पाकिस्तान पर छोड़ा है कि हम किन चीज़ों की निशानदेही करते हैं जिसमें सरमायाकारी वो करेंगे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये कभी नहीं हुआ है कि आप बगैर किसी नॉर्मल विजिट पे इतना बड़ा कॉन्फिडेंस वहाँ के मुल्क के प्रेसिडेंट आप पे शो करें। फर्स्ट गोए में वो एक $10 बिलियन की अनाउंसमेंट करें पाकिस्तान के लिए, और ये हमारी तरफ से नहीं आया। ये ओवरऑल जो 10 बिलियन का ऑफर पाकिस्तान को है और कमिटमेंट जो है उन्होंने पाकिस्तान पे अभी छोड़ा है कि हम किन चीज़ों की तरफ अपनी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, हम किन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, हम किन चीज़ों को अपना एक स्ट्रेटेजिक नीड की बेसिस पे अभी जिसका तयन करते हुए आगे प्रपोज करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सरमायाकारी के मंसूबे में अहम पेशरफ सामने आई है। जंग और द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक बैरिक गोल्ड की जानिब से रेकोडिक प्रोजेक्ट में अपने शेयर्स फरोख्त करने से इनकार के बाद पाकिस्तान ने अपने 15% शेयर सऊदी अरब को फरोख्त करने पर इत्तफाक कर लिया है। जबकि मुसलसल 6 हफ्तों से ज़रूरी अशिया की हफ्तावार महंगाई में कमी आ रही है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक रवा हफ्ते भी महंगाई में 0.37% की पिछले हफ्ते के मुकाबले में कमी आई है। पूरी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हमारे रईस मोहम्मद सुहेल साहब। बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। स्टॉक मार्केट तो ज़ाहिर दौड़ रही है, 76,000 पॉइंट्स का लेवल भी आज क्रॉस किया, मगर क्या मार्केट एंटिसिपेट कर रही है पहले ही कि IMF का प्रोग्राम भी हो जाएगा? मुत्तहिदा अरब अमारात अगर 10 अरब डॉलर का कह रहा है तो सरमायाकारी भी आ जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर अभी तक नहीं पता किन एरियाज में सरमायाकारी आएगी। अभी तक नहीं पता कि IMF की कंडीशंस पाकिस्तान कैसे पूरी करेगा। क्या मार्केट पूरे एतमाद है कि हुकूमत की कमिटमेंट है, पूरा हो जाएगा मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शाहज़ेब भाई। मेरा ख्याल में मार्केट एंटिसिपेट यही कर रही है कि बजट के बाद IMF से लॉन्ग टर्म प्रोग्राम हो जाएगा। इसकी निशान ही इस तरह हुई जिसको मार्केट ने सेलिब्रेट भी किया कि जो IMF की जो प्रेस रिलीज आई है उसमें उन्होंने वर्ड यूज़ किया है कि पॉजिटिव प्रोग्रेस हुई है, और जो अखबारी इतलात थी कि IMF की टीम चली गई है और अब मुज़ाकरात बजट के बाद होंगे, उसके बरक्स IMF ने अपनी प्रेस रिलीज में ये कहा है कि वर्चुअल मुज़ाकरात जो रिफॉर्म्स पर, बजट पे, पॉलिसी एक्शन पे जारी रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि IMF ना सिर्फ इंगेज है बल्कि वो पाकिस्तान की प्रोग्रेस से खुश भी है। यही रीज़न है कि मार्केट ने आज इसको सेलिब्रेट किया है। इसके साथ जिस तरह आपने बताया कि UAE की इन्वेस्टमेंट और जो सऊदी अरेबिया की इन्वेस्टमेंट जिसकी बात हम काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं वो रीट्रेट हो रही है, तो एक उम्मीद पैदा होती है कि शायद इन्वेस्टमेंट आ जाए। तो आई थिंक IMF की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है बज़ाहिर उससे लग रहा है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात, और हमने देखा भी है कि जो पिछले 2 रिव्यूज़ हुए थे इस हुकूमत में और केयर टेकर हुकूमत में, वो भी बड़े स्मूथली और टाइमली हो गए थे। तो आई थिंक मार्केट सेलिब्रेट यही कर रही है कि IMF से मुज़ाकरात बजट के बाद हो जाएंगे, और जो सख्त बजट प्रेजेंट करना है वो बज़ाहिर लग रहा है इस हुकूमत ने ये तय कर लिया है कि हमें बजट में वो सारे इक़दाम लेने हैं जो मुल्क के लिए बेहतर है और जो IMF भी कह रहा है। अच्छा, मुझे साथ में भी बताइएगा कि ज़ाहिर है इस वक्त हम एक स्टेबिलिटी के पीरियड में है, इस्तेहकाम का पीरियड है, तरक्की का नहीं, और तरक्की के लिए ज़ाहिर है बहुत सारे मसाइल हैं। तो जो इस्तेहकाम का पीरियड है उसमें करंट अकाउंट सरप्लस नज़र आ रहा है, करेंसी मार्केट में इस्तेहकाम नज़र आ रहा है, जो गुज़िश्ता हफ्ते के रिजर्व्स के नंबर आए हैं, स्टेट बैंक ने फिर मार्केट से कुछ डॉलर्स ख़रीदे हैं, यानी कि करेंसी में इस्तेहकाम भी है और स्टेट बैंक अपने रिजर्व्स को भी मुस्तहकम कर रहा है। पहले ये सवाल भी उठता था कि जी तरक्की तो दूर की बात है, ये इस्तेहकाम भी टेम्पररी है। अब कम से कम आपको ये दिख रहा है कि इस्तेहकाम के जो इशारे नजर आ रहे हैं वो परमानेंट हैं, कि इन्फ्लेशन में कमी, आगे जाके इंटरेस्ट रेट्स, फिर जो ज़खायर हैं और करंट अकाउंट है। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसके साइंस बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, और इस दफ़ा शायद गवर्नमेंट ने और सेंट्रल बैंक ने काफ़ी मोहतात अंदाज़ा अपनाया है फिस्कल साइड पे भी और मॉनेटरी साइड पे भी। गवर्नमेंट ने फिस्कल साइड पे टैक्सेशन के मेजर्स जारी रखे, जो खर्चे हैं चाहे वो करंट अकाउंट है या डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है उसको भी कंट्रोल में रखा है। और इसी तरह हमने देखा है कि पहली दफ़ा जो सरप्लस हुआ है, प्राइमरी सरप्लस जो IMF की कंडीशन थी, तो पहली दफ़ा हुआ है काफ़ी अरसे के बाद। इसी तरह इन्फ्लेशन काफ़ी नीचे आ रहा है और बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है। इसके बावजूद जो मॉनेटरी टाइटनिंग है वो स्टेट बैंक ने बरकरार रखी है, और सारे जो लोन्स वगैरह हैं जो कंसेशनरी थे उसको ख़त्म कर दिया है। तो बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि जो ये स्टेबिलिटी के साइंस हैं वो जारी रहेंगे, और IMF के होते हुए
जो हमारा बूम बर्स्ट का साइकिल है वो भी कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि IMF आपको बहुत ज्यादा फिस्कल और मॉनेटरी ईजिंग की का मौका देगा नहीं। तो अब रिस्क तो जरूर है शाहजेब भाई, इसमें कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल हादसा या कोई इकोनॉमिक का हादसा हो जाए या कोई ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज आ जाएं या कमोडिटी प्राइस बढ़ जाए, मगर जाहिर जो हालात हैं और एक साल से जो स्टेबिलिटी नजर आ रही है उससे ये लग है कि स्टेबिलिटी काफी सस्टेनेबल है। अच्छा, साथ में स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाए, हालांकि गोइंग फॉरवर्ड नजर आ रहा है कि इन्फ्लेशन नीचे जाए। पहली 17 पर आई, इस महीने के लिए 13% पर एक्सपेक्टेड है, शरह सूद 22% पर रहे। बहुत एक्स्ट्रा कॉशियस रहा स्टेट बैंक, कुछ तनकीद भी हुई स्टेट बैंक पर। आप ख्याल में दुरुस्त पॉलिसी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सूद की अदायगी है हुकूमत के ऊपर? नहीं, पॉलिसी बिल्कुल दुरुस्त है। हम हमेशा यही होता है कि पॉलिटिकल मकासद के लिए और कोई और मकासद के लिए हम बहुत ज़्यादा पॉलिसीज को लूज कर देते हैं। IMF का प्रोग्राम नहीं होता तो हम बिल्कुल आपे से बाहर हो जाते हैं और फिर GDP 6% बढ़ जाती है, मगर करंट अकाउंट 18-19 अरब डॉलर का हो जाता है, और फिर जो क्राइसिस आता है उसके नुकसानात जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरे ख्याल में सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने बड़ा रैशनल डिसीजन लिया है, मगर अब जो हालात है शायद उसमें इंटरेस्ट रेट कमी की गुंजाइश पैदा हो रही है, क्योंकि 6 हफ्ते से SPI जो है वो कम हो रहा है और पहली दफा 6% कम हो चुका है 1.5 माह में। तो इससे बजाय लग रहा है कि इन्फ्लेशन जो है CPI वो बहुत तेजी से कम होगा और आगे जाके केयरफुली चीज़ों को देखते हुए और एक स्प्रेड मेंटेन करते हुए फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस पे 3-4% का स्टेट बैंक रेट कम जरूर करेगा, मगर उतने कम शायद ना करे जितने पहले कर दिया करता था, क्योंकि IMF की भी तरफ से इंस्ट्रक्शन है और उन्होंने भी शायद सबक सीखा है कि बहुत ज़्यादा जो है लूजनिंग मॉनेटरी पॉलिसी की वो हीट अप कर देती है इकोनॉमी को, जिसके नुकसान ज़्यादा होते हैं। बहुत शुक्रिया, आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।